जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज क्लास फर्स्ट है। और इस क्लास के माध्यम से संपूर्ण सीटेट जो है कवर करेंगे। तो हर एक क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है और यह क्लास बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? असहयोग आंदोलन के नाम से, स्वदेशी आंदोलन के नाम से, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, खिलाफत आंदोलन के नाम से? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप सही बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों को उपयोग यानी बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडिता रामाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे, राजसुंदरी देवी? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? तो बात थी ताराबाई शिंदे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। ताराबाई शिंदे थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की जो लेखिका थी वह ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में लैंगिक असमानता का स्तर बहुत बड़ा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अपने अपने हिसाब से बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 19वीं सदी में ईसाई कमिश्नरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? क्योंकि लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया। इन मिशनरियों द्वारा सामूहिक रूप से सामान्य शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित शिक्षा को भी प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों के सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बन गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाही समझौता, महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यह थी अस्थाई समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अस्थाई समझौता। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। अस्थाई समझौता द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1793 में, सॉरी 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर से, लखनऊ से, फैजाबाद से या इलाहाबाद से? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। क्वेश्चन जो कह रहा है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में जो भाग लिया था वह लखनऊ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल जो है वह नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो वह थी नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम या 1868 का अधिनियम? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो वह 1858 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को स्थानांतरित किया गया। इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो मध्यकालीन असम में पाइक क्या थे? तो वह थे ब्लात मजदूर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लात मजदूर। मध्यकालीन असम में पाइक ब्लात श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक जो है शोषण किया जाता था, जिस पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ थीं, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मणिग्राम और नानदेसी क्या थे? तो वह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत के यह प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। मणिग्राम व नानदेसी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना की नदी का डैश बार नाम आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार या 1 बार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का वर्णन सिर्फ एक बार ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक बार इनका नाम आया है। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों का मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की विशेषता कौन सी है? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बौद्ध और जैन दोनों की विशेषता जो है वह केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। बौद्ध व जैन धर्मों के अनुसार जो अपना गृह त्याग देते हैं उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जाति का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से? श्री नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, घासीदास, ज्योतिराव फूले। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए यह कथन किसका है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह जो कथन दिया गया है उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से।
तो यह जो कथन है यह है ज्योतिबा राव फूले का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ज्योतिबा राव फूले ने के अनुसार उच्च जाति के लोगों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर व पिछड़े वर्ग के द्वारा ही भूमि का सही उपयोग किया जाता है। ज्योतिबा राव फूले महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। कहाँ के? तो यह थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायक करता है। अपराध की दर नियंत्रित करना आवश्यक था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह उपयुक्त है? तो वह है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शाहजहां के दीवाने आम दरबार में छोटे बड़े सभी लोगों को न्याय दिया जाता था। इस दरबार में कोई भी राजा के सामने अपनी समस्या रख सकता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? 35 से 70 वर्ष की आयु, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग, वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्न में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? तो वह वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? पूछा है, सत्य नहीं है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसको पद विरासत में मिलता था, राजाओं ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य जो है वह नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक गलत है, वही चुनना है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह बात जो है गलत है। तो इस कारण जो है सी ऑप्शन जो है राइट है। वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, तो यह बात सही होगा। उसको पद विरासत में मिलता था, यह भी सत्य है। प्रायः उसके दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, यह भी जो होगा कथन सही होगा।
सी ऑप्शन जो है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह बात गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।